हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरी 4th वीडियो है। इससे पहले की 3 वीडियो में हम 10th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी बुक की एक्सरसाइज से के बाहर से हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन क्रिस्टल ऑफ कॉपर डिजोल्व इन वाटर, कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन। मतलब जब कॉपर की क्रिस्टल को पानी में डिजोल्व किया जाता है तो कौन सा कलर आपको मिलता है? तो इसका आंसर है ब्लू कलर। आपको ब्लू कलर मिलता है सोल्यूशन में। कॉपर की क्रिस्टल और वाटर की जो सोल्यूशन मिलता है उसका कलर होता है ब्लू। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन द HCl एडेड टू द जिंक विच गैस अपीयर ऑन सरफेस। मतलब आपने एक एक्टिविटी करी थी, सेकेंड एक्टिविटी, जिसमें आप जिंक ग्रेनुअल्स को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल रहे थे, तो आपके पास Zn बन रहा था, Cl2 बन रहा था, प्लस में H2। मतलब जिंक ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लिया और हाइड्रोजन गैस अलग से निकल गया। ठीक है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, तो ये आपके पास थी, गैस की फॉर्म में थी। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन थोड़ा बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आ भी सकते हैं पेपर में। विच रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन में किस तरह, पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि आपके पास एक क्वेश्चन में 3 या 4 रिएक्शन दे दी जाएंगी, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ठीक नहीं है। तो उसमें आप किस तरह से देखोगे? देखिए यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि ये वाली रिएक्शन है, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट आपको दिया हुआ है, ऊपर से आप आयरन डाल रहे हो, तो ये आयरन सल्फेट बना रहा है कॉपर। तो आपको पता है जब रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो सब यहाँ ऊपर, काफी ऊपर आयरन आता है और काफी नीचे जाके यहाँ कॉपर आता है। ठीक है, कॉपर और आयरन के बीच में काफी एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग है तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बन जाएगा और साथ में कॉपर। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये रिएक्शन ठीक है। इस तरफ देखिए, Zn और कॉपर, तो रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे फिर से हम। Zn आप पूरी सीरीज याद करके रखिए। Zn काफी ऊपर आता है, जिंक के बाद आयरन आता है, ठीक है, उसके काफी नीचे आता है कॉपर। इसका मतलब जो जिंक है वो भी कॉपर से काफी स्ट्रांग है। इसका मतलब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है और उसकी जगह ले लेगा। तो क्या बनेगा? ZnSO4 और कॉपर अलग से। इसका मतलब ये रिएक्शन भी ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, सिल्वर और कॉपर। फिर से रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे आप, तो यहाँ कॉपर आता है, हाइड्रोजन आता है, यहाँ आगे फिर आता है आपका सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, इसका मतलब जो कॉपर है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है और सिल्वर नीचे आता है। तो कॉपर स्ट्रांग हो गया, सिल्वर वीक हो गया। तो एक स्ट्रांग एलिमेंट को एक वीक एलिमेंट कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये जो आपके पास रिएक्शन दी हुई है थर्ड वाली, ये गलत है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका बहुत बन सकता है पेपर में। आपको उस टाइम रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखना है कि कोई रिएक्शन सही है या गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने लिखा हुआ है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो सप्लाई करता है ऑक्सीजन को और ऑलवेज इसका रिडक्शन होता है। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। चलिए पहले देखते हैं होता क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट से मैंने आपको बताया था जो कुछ चीज हमें प्रोवाइड कराए, और ऑक्सीडाइजिंग वर्ड आया है तो मतलब ऑक्सीडेशन किसी का हो रहा है, वहां वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। इसका मतलब एजेंट जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, तो मतलब अपनी ऑक्सीजन किसी और को दे रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए कॉपर ने यहाँ पे सिर्फ कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ कॉपर रह गया, तो इसकी जो ये ऑक्सीजन थी वो हाइड्रोजन के साथ जाके मिल गई। इसका मतलब है कॉपर ने हाइड्रोजन को अपनी ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, तो ये एक एजेंट हो गया और इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई। इसका मतलब ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, मैंने आगे क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन सप्लाई कराता है, इतना समझ आ गया। उसके बाद क्या है? ऑलवेज रिडक्शन। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, तो इसका मतलब अपनी ऑक्सीजन उसने दूसरे को दे दी, और अगर उसने ऑक्सीजन दे दी तो उसने ऑक्सीजन का खुद से लॉस कर दिया।
इसका मतलब है उसका क्या होगा, हमेशा रिडक्शन। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, कॉपर ने ऑक्सीजन दे दी तो खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, सेम वे जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जो किसी और को रिडक्शन करने में हेल्प कराए। और रिडक्शन किसी का कब होता है, जब उसकी ऑक्सीजन हट जाए। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन को हटाने का काम करते हैं, बिल्कुल सही है। तो आगे कह रहा है उनका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसने हेल्प करी यहाँ ऑक्सीजन को हटाने में, वो ऑक्सीजन इसने खुद के साथ जोड़ ली, तो हम इसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और खुद के साथ ऑक्सीजन जोड़ ली, इसका मतलब इसका खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है, एक दूसरे के रिवर्स होती हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का रिडक्शन होता है क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीजन देता था, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्यों, क्योंकि वो दूसरे की ऑक्सीजन को ले लेता है। तो इस टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पास एक रिएक्शन दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा पहले तो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। आपको इसमें से कोई एक चीज पता चल जाएगी, बाकी की चीजें उसकी रिवर्स होके सारी चीज आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए अगर मान लो आपको ये पता लग गया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो वहां पे आप सारी चीजें बता सकते हो। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी थी, मैंने आपको पढ़ाया था A+B आफ्टर रिएक्शन आपको C मिल रहा था। ठीक है, तो जब दो, ये कह रहा है एक्सोथर्मिक है। एक एग्जांपल हमने लिया था CaO + H2O आफ्टर रिएक्शन CaOH2 प्लस हीट निकल रही थी यहाँ से। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब जिनसे हमें हीट मिले, हमें मिले ही। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल हमने रेस्पिरेशन का लिया था C6H12O6 + O2, तो CO2 + H2O प्लस एनर्जी देता है। ठीक है, इसका मतलब ये सारी रिएक्शन जो होती है इनसे हमें एनर्जी मिलती है, हीट की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, हमें एनर्जी मिलती है। तो जिन रिएक्शन से हमें एनर्जी मिलती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। तो इसलिए जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ज्यादातर सारी की सारी एक्सोथर्मिक ही होती हैं। इसके अपोजिट बात करें हम डिकम्पोजिशन की, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कोई एक रिएक्टेंट टूट के दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, लेकिन इस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो सकती है या फिर लाइट की फॉर्म में हो सकती है, लेकिन एनर्जी पहले हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके बाद ये सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक होता है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल हमने कौन सा लिया था, CaCO3 हीट किया हमने, ये सिंबल होता है हीट करने का, तो CaO + CO2, यहाँ A था, ये B + C, A टूट गया B + C में, इसका मतलब डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ एनर्जी देनी पड़ी, हीट एनर्जी। एक और एग्जांपल लिया था हमने AgBr वाला, उसमें सनलाइट पड़ती है। ठीक है, तो ये Ag में और Br2 में ब्रेक हो जाता है, लेकिन इसके लिए भी हमें सनलाइट देनी पड़ेगी। जब तक हम सनलाइट नहीं मिलेगी इसे, तब तक ये रिएक्शन होगी ही नहीं। तो वो सारी रिएक्शन जिनमें हमें एनर्जी खुद से देनी पड़ती है वो एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, तो जो सारी रिएक्शन डिकम्पोजिशन वाली होती हैं, जिनमें एक रिएक्टेंट टूट के दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, दो या दो से ज्यादा, वो सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, उनमें हमें कहीं ना कहीं एनर्जी पहले प्रोवाइड करानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। आपसे इस तरह से एक रिएक्शन दे दी जाएगी, रिएक्टेंट दे दिए जाएंगे आपको और पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, अच्छा इस केस में देखिए क्या होगा, आप फिर से रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे। ठीक है, उसमें आप सबसे पहले देखो सिल्वर, यहाँ कहीं हाइड्रोजन होता है बीच में, उसके बाद कॉपर, फिर सिल्वर होता है, नीचे फिर गोल्ड होता है, फिर प्लेटिनम होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है हमारा सिल्वर। दैट मीन्स जो सिल्वर है वो क्या हो गया, वीक हो गया, हाइड्रोजन स्ट्रांग हो गया। इसका मतलब ये इसे रिप्लेस नहीं करेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इस केस में आप लिखोगे नो रिएक्शन। सिर्फ ये देख के कि यहाँ सिल्वर है या हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऐसा नहीं करना है कि सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन बना हो। उस टाइम पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज को याद में रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये है, छोटी सी स्टेटमेंट है, जो लोहे में कोरोजन होता है उसका होता है Fe2O3 Fe3O4, ठीक है, ये होता है। लेकिन ये कह रहा है जो कोरोजन संक्षारण होता है किसका, सिल्वर का, चांदी का, वो होता है सल्फाइड की वजह से, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है और इसका ब्लैक कलर होता है। एंकलेट होती है ना चांदी की पायल वगैरह, कुछ टाइम के बाद आप देखते हो कि वो काली पड़ जाती है, तो वो सल्फाइड के साथ रिएक्शन करती है, उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिल्वर में जो कोरोजन होता है उसका फॉर्मूला बताइए, या किसके साथ रिएक्ट करके वो बनाता है, तो आप लिखोगे इसमें सल्फर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो विद एन एक्टिविटी दैट आयरन इज मोर एक्टिव देन कॉपर, एक एक्टिविटी आपसे पूछा गया है कि एक एक्टिविटी के थ्रू बताइए कि कैसे आयरन जो होता है, लोहा होता है, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। तो आपकी एक्टिविटी में ये दिया हुआ है, बुक की एक्टिविटी में, उसमें क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, उसमें आपने क्या करा, कॉपर सल्फेट को घोल रखा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, लोहे की कील होती है आयरन नेल, वो ली, इसमें आपने इसे डुबो दिया, ठीक है। डुबोने के बाद आप इसे बाहर निकालो आयरन कील को, ठीक है। इसको कंपेयर करो नॉर्मल वाली से, तो इसका पहले जो कलर था वो थोड़ा ग्रे टाइप का होता है, अभी इसका कलर हो जाएगा ब्राउनिश। दूसरा क्या होगा, जो ये सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट वाला, इसका कलर फेड हो जाएगा, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हुई है, और रिएक्शन हुई है मतलब CuSO4 प्लस आयरन। वैसे भी आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन काफी ऊपर आता है, कॉपर काफी नीचे आता है, तो ये क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा, FeSO4 प्लस में Cu। लेकिन आपको ये सिर्फ रिएक्शन नहीं बतानी है, आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बताना है कि ऐसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूनम टुक अ पेल ग्रीन सब्सटेंस, कोई लड़की पूनम है जिसने एक पेल ग्रीन सब्सटेंस लिया है, ठीक है, लाइट ग्रीन भी कह सकते हैं, जिसको इसने ए कह दिया। पहले लिखते रहते हैं कि क्या क्या लिया जा रहा है, तो यहाँ ए कोई सब्सटेंस ले लिया, एंड हीटेड इन ए टेस्ट ट्यूब, इसे एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और इसे हीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। हीट करने के बाद ये कह रहा है ब्राउन, ये है पेल ग्रीन, हीट करने के बाद ए ब्राउन कलर रेजिड्यू बी, ये कह रहा है हीट करने के बाद एक ब्राउन कलर का रेजिड्यू मिलता है आपको, जिसको इसमें नाम दे दिया बी, ठीक है। विद इवोल्यूशन ऑफ 2 गैसेस, जिसके साथ 2 गैस निकल रही है, विद बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर ऑब्टेन, मतलब जो 2 गैस मिल रही है आपको, उनमें से सल्फर की बर्निंग स्मेल आती है। तो सल्फर की 2 गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा याद आ रहा होगा, ये कौन सा है, ब्राउन कलर। हमने फेरस सल्फेट वाली एक एक्टिविटी करी थी, हमने क्या करा था, FeSO4, उसे हमने हीट किया था, तो यहाँ मिला था हमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये यही वाली रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा था इसका कलर लाइट ग्रीन होता है, पेल ग्रीन होता है, और ये जो आपको रेजिड्यू मिलता है ये ब्राउन कलर का होता है। तो इसका मतलब आपसे ए और बी पूछा गया है, तो ए क्या होगा आपका, फेरस सल्फेट, और बी क्या होगा आपका, फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड, और ए क्या होगा, फेरस सल्फेट, ठीक है। समझ आया सभी को। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं आपको इसमें से, किस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि आपको रिएक्शन दे दी जाएंगी 3-4, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन कर देती हूँ, ये 10 हो जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट लिख देती हूँ आपको, ZnCO3 प्लस HCl, आफ्टर रिएक्शन आपको मिल रहा है ZnCl प्लस H2CO3, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन दी हुई है आपको NaBr प्लस Cl, और आफ्टर रिएक्शन आपको मिल रहा है NaCl प्लस Br, ठीक है। थर्ड रिएक्शन आपको दी गई है CaO प्लस H2, H2, आफ्टर रिएक्शन आपको मिल रहा है H2O प्लस Cu प्लस H2O, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपको बताना है कि कौन सी टाइप है रिएक्शन की। अब यहाँ देखेंगे पहली रिएक्शन
दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डबल डिस्प्लेसमेंट की तरफ इशारा करती है। देखो पहले जिंक ये था, इधर था, अब क्या हुआ, जिंक ने जगह बदल के हाइड्रोजन की जगह ले ली और ये Cl की तरफ आ गया, तो ZnCl, ठीक है, H2CO3। समझ आ गया? इसका मतलब इसमें कौन सी है आपको लिखनी है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, सोडियम था, क्लोरीन था, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड था, इन दोनों की जगह बदल गई, Cl इसकी तरफ आ गया, ब्रोमीन अलग से निकल गया, तो ये कौन सी होगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट होगी, सिंपल, ठीक है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन अटैच था, लेकिन उधर जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ तो यहाँ ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। रिडक्शन को क्या कहते हैं, अपचयन। यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, उधर जुड़ गया, तो ये हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिल रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से बन सकते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, वीडियो को देखिए ध्यान से, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके साथ इंक्लूड करने हैं आपको, ये एक्सरसाइज के बाहर वाले क्वेश्चन है। तो आपको अगर ये समझ आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।